तो स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हिमालय का गेटवे कहा जाने वाला जोशीमठ इन दिनों खतरे में है। यहाँ की जमीन धंस रही है, मकान दरक रहे हैं। आखिर क्या वजह है जोशीमठ के धंसने की? कितना बड़ा है जोशीमठ का ये संकट, वहां के बाशिंदों का दर्द, और क्या हो सकता है समाधान? इन सवालों का जवाब तलाशती देखिए हमारी ये खास पेशकश, जोशीमठ की भू समाधि। तो जोशीमठ दरक रहा है। यहाँ के बाशिंदों के मन में एक खौफ है कि उनकी पहचान उनके मकानों के साथ कहीं जमींदोज ना हो जाए। यूं तो जोशीमठ में वहां के घरों की दीवारों पर दरारें पड़ने का सिलसिला कोई नया नहीं है, दशकों से वहां पर यह चलता आया है। लेकिन अब यह संकट गहराता जा रहा है। दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है, घरों को चीरकर पानी बहने लगा है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर खुले मैदानों में सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं। यह कहानी जोशीमठ की ही है। जोशीमठ पर खतरे के बादल घने होते जा रहे हैं। जोशीमठ कहीं समाता जा रहा है, धंसता जा रहा है। पितरों के तर्पण और बद्रीनाथ से खुशहाली की कामना करने वाले तीर्थयात्री हों, हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने वाले सिख धर्मावलंबी हों, या फूलों की घाटी को एक्सप्लोर करने वाले बैकपैकर्स हों, या औली की बर्फीली ढलानों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन। हिमालय की पहाड़ी ढलानों पर बसा खूबसूरती और जिंदगी से सराबोर जोशीमठ उम्मीदों और आनंद की पनाहगाह रहा है। लेकिन इन खूबसूरती और जिंदगी से सराबोर जोशीमठ उम्मीदों और आनंद की पनाहगाह रहा है। लेकिन इन दिनों जोशीमठ की आंखों में अगर आप देखेंगे तो एक ठहराव है, गहराई है और उदासी है। यूं तो मकानों का दरकना और अखबारों में चटकती दीवारों की फोटो छपना कोई नया नहीं है, 2 दशक से ये चल रहा है। लेकिन बीते कुछ महीनों से दरारें चौड़ी हो गई हैं और इन दरारों से अंधेरे जमीन चीरकर जोशीमठ को अपने काले आगोश में ले रहे हैं। जिन लोगों को जोशीमठ की कहानी नहीं पता, उनको बताते हैं और याद दिलाते हैं कि ये वही जोशीमठ है जहां शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जोशीमठ। इसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहाँ 4 में से एक मठ की स्थापना की। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ को गेटवे फॉर ट्रैकिंग, गेटवे ऑफ बद्रीनाथ, गेटवे ऑफ हिमालय, कई नामों से जाना जाता है। यहाँ नरसिंह भगवान का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कल्प वृक्ष है, 1200 सालों से भी पुराना बताया जाता है। कल्प वृक्ष का पेड़ भारत में मौजूद सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। और यही नहीं, जोशीमठ में स्थित तपोवन अपने गर्म पानी के झरने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये शहर नंदा देवी और द्रोणागिरी चौखंबा जैसी चोटियों के लिए शानदार दृश्य पेश करता है। सामरिक नजरिए से ये तो आध्यात्मिक हो गया, लेकिन सामरिक नजरिए से चीन बॉर्डर यहाँ से बेहद करीब है और इस इलाके के पास आता है जिसे चीन अपना बताता रहा है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं और ऊपर औली में हाल ही में भारत और अमेरिकन आर्मी ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया और इस जगह की सामरिक महत्ता को बताया। इतना महत्वपूर्ण शहर आज धंसने की कगार पर है। हिमालय की संवेदनाओं को समझे बिना और विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्य क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका ताजा उदाहरण बन गया है जोशीमठ। सबसे पहले आपको यह भी बताएं कि जोशीमठ में हो क्या रहा है। दरअसल दुनिया ने 2023 का स्वागत पुरजोर उमंग और उत्साह से किया, लेकिन जोशीमठ के लोगों का नया साल नई दरारें, नए गड्ढे और नया डर लेकर आया। 2 जनवरी यानी कि सोमवार की रात कई मकानों में अचानक दरारें आ गई। शहर के मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आई। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को अचानक मटमैले पानी का रिसाव शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुश्ता भी ढह गया और साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आ गई। तहसील के आवासीय भवनों में भी दरारें दिखने लगी। भू धंसाव से ज्योतेश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में दरारें आ गई। इसके अलावा सिंगार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी, इन दोनों इलाकों में जमीन धंसने से ये तिरछे हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार रात करीब 10 बजे होटल की दीवारों से चटकने की आवाजें भी आना शुरू हो गई, जिससे इन होटलों के पीछे रहने वाले 5 परिवारों के लोग दहशत में आ गए और ये दरार हर घंटे के साथ बढ़ती रही। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज शेयर होने लगे। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती समेत कई स्थानीय लोगों ने जब इससे जुड़े फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर साझा किए तो हर कोई अवाक रह गया।
अब सरकार भी हरकत में आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रखने की बात कही है। आपदा प्रबंधन महकमा अपने सचिव के साथ जोशीमठ में डेरा डाले हुए है। स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जोशीमठ में ये दरारें पहली बार नजर आई हैं? क्या रातों रात जोशीमठ का ये हाल हो गया? तो जवाब है नहीं। सरकार भले ही अब जाग रही हो, लेकिन जोशीमठ पर खतरे के बारे में 50 साल पहले यानी 1960 के दशक में ही चल गया था। दरअसल जोशीमठ किसी ग्लेशियर से अलग हुए मलबे के ढेर पर बसा हुआ है। जियोलॉजिकल भाषा में इसे मोरेन पर बसा हुआ शहर कहते हैं। करीब 20,000 साल पहले जब यहाँ ग्लेशियर रहा होगा तो उसके ऊपर जो रेत, मिट्टी और पत्थर रहे होंगे, उस मलबे को हम मोरेन कहते हैं। ग्लेशियर पिघलकर अपनी जगह से खिसक गए और यहाँ रह गया ये भुरभुरा मोरेन। 1960 में जोशीमठ में पहाड़ धंसने की कई घटनाएं हुई। जब संकट बढ़ने लगा तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश किया। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने जांच की और सरकार को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में जोशीमठ पर खतरे का साफ साफ जिक्र किया गया। मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ को लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया कि अतीत में जोशीमठ भूस्खलन के बाद जमा हुए मलबे के ऊपर बना था और यही वजह है कि यहाँ काफी ज्यादा भूगर्भीय हलचल है। ऐसे में यहाँ पर खुदाई या विस्फोट या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन न किया जाए, ये साफ साफ कहा गया मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में। लैंडस्लाइड जोन से एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, अलबत्ता यहाँ पेड़ लगाए जाने चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की सामग्री इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि कंस्ट्रक्शन तो छोड़ दीजिए, वहां पर जो डिब्रीज इकट्ठा होती हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाइए। ढलानों पर किसी तरह की खुदाई ना हो और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उस स्थान की गहन जांच। साफ बता रही थी कि जोशीमठ एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बस गया है। उस वक्त तक फिर भी मोरेन और रिहाइश के बीच एक तरह का संतुलन काफी हद तक बना हुआ था, लेकिन अगर कुछ और हलचल होती तो शायद शहर बर्बाद हो जाता। लेकिन तत्कालीन और उसके बाद की सरकारों ने मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। विकास के एक अंधे मॉडल ने जोशीमठ के रिहाइश में जो आसपास का विकास का मॉडल था और रिहाइश का मॉडल था, उसका एक ऐसा अजीबोगरीब ताना बाना बुना कि शहर आज इस हालत में पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच कई और अध्ययन हुए, रिसर्चेस हुई, स्टडीज हुई, लेकिन हालात नहीं बदले। जाने माने भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर SP सती, ऑल वेदर चारधाम रोड परियोजना पर हाई पावर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रवि चोपड़ा जैसे कई विद्वानों ने अपनी रिसर्च की और साफ बताया कि जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में विकास के नाम पर जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल जब सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई तो भू धंसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण भी करवाया। 6 महीने पहले इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आती है। इस सर्वेक्षण में एक बार फिर जोशीमठ में हो रहे बेतरतीब निर्माण को लेकर चेतावनी दी जाती है। सर्वेक्षण में कहा जाता है कि जोशीमठ में ट्रीटमेंट कार्य के साथ ही वृक्षारोपण हो ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। रिपोर्ट में चेतावनी जारी की जाती है कि चारधाम रोड के जिस 20 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा किया जा रहा है, वहां अधिकांश हिस्से में जमीन धंसने की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई कि लैंडस्लाइड जोन में किसी भी निर्माण के लिए किसी बोल्डर को खोदकर या धमाके से नहीं हटाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि तपोवन, विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्लांट, चारधाम रोम और रोड जो है और तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने जोशीमठ के तबाह होने के कारण अब खुद ब खुद पैदा कर दिए हैं। और यही नहीं, खुद सरकार की ओर से बनाई गई डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी ने भी यही ऑब्जर्वेशंस दी कि जोशीमठ बहुत ही कमजोर बुनियाद पर टिका हुआ है। यानी कि सिविल सोसाइटी, सरकारी समितियां, इंडिपेंडेंट अध्ययन सब बता रहे थे कि जोशीमठ के साथ ठीक नहीं हो रहा। इसके बावजूद वहां काम चलता रहा और यह काम जोशीमठ के चारों ओर चलता रहा। ऊपर की तरफ औली में गतिविधियां तो फिर भी कंट्रोल में रही, लेकिन जोशीमठ के ठीक नीचे टनल का खोदा जाना और बाईपास का बनना इस तरह हुआ जैसे कोई सब कुछ जानते हुए भी जोशीमठ के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हो। पिछले साल रैणी आपदा और नीचे की टनल में टनल बोरिंग मशीन जैसे हादसों के बाद तो भूगर्भीय हलचल और तेज बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने अपनी परियोजनाओं पर रोक लगाने को तैयार नहीं होती भी नजर आई। अब जाकर NTPC प्रोजेक्ट और टनल का काम रोका गया है, लेकिन क्या यह काम पहले नहीं रोका जा सकता था? सवाल यह उठता है कि क्या अब देर हो चुकी है? यह सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सुनिए, जिसमें वो हर मुमकिन कोशिश करने का आश्वासन दे रहे हैं। जो प्रभावित परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो सबकी सुरक्षा है। वहाँ पर जो लोग प्रभावित क्षेत्र में हैं, उन सभी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा है कि उस क्षेत्र को ठीक प्रकार से देख लें और जो भी संभावित खतरा हो सकता है उससे बचने के लिए पहली सारी व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित हो। आश्वासन तो मिला है सरकार की ओर से, और हम ये भी मानते हैं कि हमें विकास तो चाहिए, लेकिन मैदानों का विकास और पहाड़ों का विकास क्या एक ही फॉर्मूले से मुमकिन है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ को बचाए रखने के ताज़ा वादे के अब कोई मायने हैं? क्या अब देर हो चुकी है या कुछ उम्मीद रखी जाए? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती हमारे साथ हैं। और सती सर, इस पूरे इलाके के भूगर्भीय सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट्स पहले भी साझा कर चुके हैं। उनके कई जर्नल्स हमने पढ़े हैं जो इस पूरे इलाके के भूगर्भीय ताने बाने को दुनिया के सामने रखते हैं। डॉक्टर सती, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। नमस्कार। एनटीपीसी की जो ये सुरंग है, इसका काम रोक दिया गया है, वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन पहला सवाल यही सर, क्या ये जो कदम उठाए गए हैं त्वरित नजर आते हैं लेकिन पर्याप्त हैं क्या? नहीं दीपक, प्रश्न ये उठता है अब कि इस समय विज्ञान कहाँ रखा जाए। ऐसी स्थिति में भूविज्ञान या विज्ञान कहाँ रखा जाए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि टनलों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है, चारधाम परियोजना का काम रोक दिया गया है, तो अब ये रोक दिया गया है, लेकिन किस अवस्था में रोक दिया गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तो ये निर्माण कार्य अपना काम कर चुके हैं और उनका काम दिख रहा है कि सारा जोशीमठ नीचे आ रहा है। अब तो मुख्य बात ये है कि वहां जो बसिंदे हैं बेचारे, उनकी जान बचाई जाए। तो अब विज्ञान से हटकर सारा का सारा फोकस अब होना चाहिए प्रशासनिक शासन और प्रशासन के क्रियाकलाप पे। और उनका भी क्या है, उनका भी सबसे महत्वपूर्ण काम ये होना चाहिए कि लोगों को वहां से बचाया जाए। सारा जोशीमठ का अधिकांश हिस्सा नीचे अलकनंदा में समाने को आतुर है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले लोगों को कि जो जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके टूट गए हैं, उनको तत्काल अन्यत्र इवैक्यूएट किया जाए, उनको वहां बसाया जाए, अस्थायी निवास बनाए जाएं, कॉलोनीज बनाए जाएं, टेंट कॉलोनी बनाए जाए, क्योंकि इस समय बहुत मौसम की बड़े हार्श है, बहुत ठंडा इस समय, कड़ाके की ठंड है। बीमार हैं, बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, धात्री हैं, गर्भवती हैं, इन सब का इस समय बचाना बहुत जरूरी है। तो तत्काल प्रशासनिक लेवल पे, एक युद्ध स्तर पे लोगों को बचाने के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए। एक एक दिन भारी पड़ने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और जो हमें अब तक खबर है कि यस सर, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, सती सर, उसके मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने कुछ ठोस निर्देश भी दिए हैं। उनका कहना है कि जो किराएदार हैं, अगर वो किराया नहीं भर पाएंगे तो 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनका किराया भी सरकार वहन करेगी और बाकी लोगों को भी विस्थापन किया जाएगा। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये इर्रिवर्सिबल है? क्या जोशीमठ का वापस अपनी जिंदगी में लौटना अब मुमकिन नहीं सर? सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही है इस प्रकरण का कि अब यहाँ जोशीमठ बचाना तो दूर की कौड़ी हो, दूर दूर तक जोशीमठ शहर नहीं बचने वाला। अब लोगों को बचाना प्राथमिकी होना चाहिए, प्राथमिक उद्देश्य लोगों को बचाना होना चाहिए। जो पहले किया जाना चाहिए था, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, हमारी रिपोर्ट थी, 2020 में एक पब्लिकेशन आया था एमपीएस बिष्ट और पीयूष रौतेला का। इसके अलावा भी दुनिया भर के, अब 1939 में एक मोनोग्राफ पब्लिश हुआ था हेम गांसर का, उसमें भी बताया गया था ये लैंडस्लाइड जोन है। देखिए, ये केवल जोशीमठ की कहानी नहीं है, इस तरह की अनदेखी पहाड़ों में हर तरफ हर जगह हो रही है। अब वो यहाँ पर प्रश्न उसका विवाद का नहीं है कि सरकारें असंवेदनशील है,
मुख्य बात यह है अब कि लोगों को बचाए। एन केन प्रकारेण सब कुछ त्याग के इस समय लोगों को बचाना जरूरी है। एक-एक दिन भारी है, एक-एक घंटा भारी है। हो सकता है कल रात ही बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए और 500 घर जमींदोज हो जाएँ और उसके अंदर सब लोग दफन हो जाएँ। तो ये ज़रूरी है कि इस समय लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। दीपक ये मतलब मैं बहुत इमोशनल तरीके से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इस सर। समय लोगों को बचाइए, बाकी चीज़ें पीछे हैं। और मैं देखिए, जब हमने ये चर्चा शुरू की थी और आप लोगों को आमंत्रित किया था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आए। लेकिन बड़ा वाकई में जोशीमठ को लेकर ही नहीं, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को लेकर जो संवेदनाएं हम सब लोगों की जुड़ी हुई हैं, इस भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति की जुड़ी हुई है। क्योंकि बद्रीनाथ हर कोई गया है, हेमकुंड साहब हर कोई गया है, फूलों की घाटी की सैर करने हर कोई गया है, औली की पहाड़ियों का लुत्फ उठाने हर कोई गया है। जो नहीं गया इन इलाकों में वो जाने की ख्वाहिश रखता है। तो इस देश के हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ ये इशू है। और अब ये कहना कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तो ये मायूस करता है कहीं ना कहीं अंदर से। लेकिन इतिहास के अगर इस मुकाम पर आज हम खड़े सती सर, तो फिर कहां कहां गलतियां हुई हैं, क्या सबक लेने हैं, ये भी कहना जरा लाजमी होगा। कहां कहां चूक हुई, किस तरह की हुई, इन रिपोर्ट्स को दरकिनार किया हमने, ये ठीक है। लेकिन अब कितना कुछ बचा सकते हैं सर हम? नहीं, जोशीमठ तो नहीं बचा सकते आप, लेकिन बचा सकते हैं तो इसी तरह के टाइम बम पे बसे हुए छोटे-छोटे कस्बे और गाँवों को बचाने की स्थिति में अगर सरकारें पर्याप्त संवेदनशील हो जाए। देखिए दीपक, यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ मैं, ये किसी पर्टिकुलर एक सरकार का मामला नहीं। ये सत्ता की बेरुखी हर तरफ, हर जगह है। और इस तरह के मुद्दों पे जिस समय शांति का माहौल होता है, जिस समय इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती, उस समय कोई अगर इस तरह के क्रियाकलापों के सरकारी क्रियाकलापों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसको सीधे-सीधे विकास विरोधी साबित किया जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जोशीमठ तो बचने से रहा, लेकिन जोशीमठ के तरह कई अन्य 2 दर्जन के करीब छोटे-छोटे कस्बे और कम से कम सैकड़ों 1000 तक गाँव होंगे जिनको बचाया जा सकता है अगर इससे सबक लेकर कुछ किया जाए। लेकिन हमारा जो इतिहास है, वो कुल मिलाकर इन घटनाओं से सबक न लेने लेने की उदास कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी कहीं कोई सबक सीखा जा सकता है। आपने 50,000 किलोमीटर सड़क बना दी। आपने इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पिछले 20-22 साल में आपने विभिन्न पाइपलाइन में विभिन्न कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट कंडीशंस में ले आए। आपने पहाड़ में जिस पैमाने पे डैमेज कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह का इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। पहाड़ केवल अब दूर से दिखती हुई चोटियाँ रह जाएँगी, यहाँ की बसासतें ज़्यादातर ज़मींदोज़ होने के लिए के कगार पर खड़ी हैं। ये मतलब ऐसी बात है, एक जियोलॉजिस्ट को इस तरह की इमोशनल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जियोलॉजिकल कंसिडरेशन कहीं होता ही नहीं हिमालय जैसे भंगुर पहाड़ों पे, जिस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो तो यही कहानी कहते हैं कि आप अगर इमोशनल तरीके से इस बात को नहीं कहेंगे, तो फिर कैसे कहेंगे? मैनेजमेंट के हेलो। अब दो तरीके बचते हैं हमारे पास। किस तरह का डिजास्टर मैनेज तो छोड़ दीजिए, अब हमें विकास भी चाहिए। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें उस पूरे इलाके का विकास भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर अपनी बात भी रख चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी बता चुके हैं। वहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन फिर विकास का मॉडल अब क्या हो? इतना आगे बढ़ने के बाद अचानक से सब कुछ रोका तो नहीं जा सकता सर? नहीं दीपक, ये कब कहा गया? किसने कहा कि विकास नहीं होना चाहिए? आफ्टर ऑल आप सिविलाइजेशन की इस दौर में हैं जहाँ आप आदि मानव जैसी परिस्थितियों में नहीं रह सकते। आपको सड़क चाहिए, आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन कम से कम इस सब के बावजूद चाहिए किसके लिए? वहाँ के रहने वालों के लिए। जब वहाँ के रहने वाले ही सुरक्षित नहीं होंगे, तो फिर ऐसे विकास का क्या मतलब? टेरेन की संवेदनशीलता को भांपते हुए समुचित गंभीरता के साथ वहाँ के अध्ययनों के अनुरूप अध्ययन करते हुए, टेरेन के अध्ययन करते हुए तब विकास के मॉडल आते तो सामने। आपको पता है कि जब उत्तराखंड में सड़कें चार धाम तो हल्ला हुआ, चार धाम पर हमारे रिपोर्ट भी है, हमने पेपर भी पब्लिश किए, हमने बताया भी कि क्या है, लेकिन चार धाम रोड पे तब भी कहीं विज्ञान की बात आई कि डंपिंग ज़ोन बनने चाहिए, ये बनने चाहिए। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में 40-45 हज़ार किलोमीटर सड़क
का अलाइनमेंट पता कैसे तय हुआ? जेसीबी के ड्राइवर ने तय किया। पहाड़ खोदा और स्लोप में डंप किया और इस तरह से जो सड़कें बनी हैं, सैकड़ों, हजारों गाँव उसकी वजह से लैंडस्लाइड की जद में आ गए। पहाड़ में इतना इतने बड़े लेवल पे बायोडायवर्सिटी का वायलेशन वो बायोडायवर्सिटी का कत्लेआम हुआ है और कई तरह के अन्य विसंगतियां, पानी के सोते सूख गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं और हमने कभी भी जिसने भी आवाज उठाई उसको विकास विरोधी करार दिया गया, चाहे हाइड्रो पावर के केस में, चाहे सड़कों के केस में, चाहे अन्य निर्माणों के केस में हो। जैसे ही बोला गया कि भाई इतना अनियंत्रित निर्माण नहीं होने चाहिए, 5-5, 6-6 मंजिले होटल नहीं बनने चाहिए, बड़े पैमाने पर स्लोप्स पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वैसे वैज्ञानिकों को विकास विरोधी करार दिया गया। ये बड़ा ऐसा बहुत बहुत सरकारी सैड बिल्कुल करने सर, वाला, ये बहुत उदास सरकार, करने वाला ये एक तथ्य सरकार है। में ये एक बड़ी विचित्र स्थिति रही है कि सरकार में और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, उनमें एक अजीब सा द्वंद रहा है। ये भी एक विडंबना है। सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि पर्यावरण जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से पर्यावरणविदों, भूगर्भ वेदाओं की तरफ से कहा जाता है कि आप दूसरा पहलू भी देखिए और वैज्ञानिक नजरिए से इसको देखिए। लेकिन मेरा सवाल सर एक और है जिसको लेकर मुझे चिंता है, और वो है सेस्मिक जोन के लिहाज से भी ये बहुत ही संवेदनशील इलाके में है और अब भूकंप के खतरे भी हैं, और हमने देखा अभी झटके महसूस भी हुए हैं आसपास के इलाकों में। भूकंप के लिहाज से अब कितना बड़ा खतरा है सर? नहीं दीपक, आपने सही बात बोली कि पूरे हिमालय में अब ये स्थापित सत्य है कि 8+ का भूकंप, 8+ के मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर आने की सबसे बड़ी संभावना है तो उत्तराखंड हिमालय है। ये वैज्ञानिकों, अब पूरे दुनिया के भूकंप विज्ञानियों का लगभग मतैक्य इस बात पे है और हमने भी अध्ययन किया और उसमें यही पाया कि सबसे ज्यादा भूकंप को लेकर सबसे ज्यादा सक्रियता इसी एरिया में है और इसको कहते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप रीजन। सेंट्रल सेस्मिक गैप ऐसा है कि इतिहास में 8+ का भूकंप लिखित इतिहास में इस प्रदेश, इस क्षेत्र में आया नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है विकास कार्यों में। पर मैं ये कह रहा हूं, आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि विकास विरोधी हो सकते हैं, विज्ञान वैज्ञानिकों के अध्ययन सब कुछ है। एक बात बताइए, ये तो स्थापित, 2-3 चीजें स्थापित सत्य है कि हिमालय बहुत भंगुर है, हिमालय अभी उठ रहे हैं, लगातार भूकंप यहाँ आते हैं, इसकी वजह से यहाँ की चट्टानों में दरारें पड़ती हैं। एक ऐसा उदाहरण बताइए किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में जहां हिमालय की इस संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करते हुए किसी विकास के प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस संवेदनशीलता को देखते हुए एक भी प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं किया गया। ये असंवेदनशीलता अज्ञानवश है या ये असंवेदनशीलता आंख मूंदते हुए जानबूझकर है, ये एक बड़ा प्रश्न है। पर एज ए वैज्ञानिक मैं मानता हूं कि ये इससे किसी का भला नहीं होने वाला, न इससे लोगों का, न इससे मानवता का, न टेरेन का। टेरेन तो इरिवर्सिबल डैमेज के कारण अब तो केवल दूर से दिखने वाले पहाड़ रह जाएंगे, यहाँ बस्तियां नहीं रहने वाली। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, हमने सरकारों की बात करी, हमने इतिहास में जो गलतियां करी हमने उनका जिक्र किया, हमने जो प्राइवेट ढांचा इसके लिए जिम्मेदार है हमने उसकी बात करी, और हमने प्रकृति की भी बात कर ली। अब हम इंसानों के लिए क्या सीख है सर? कहा यह भी जाता है कि जो पुराने मॉडल्स के मकानों को छोड़कर हमने जो आधुनिक कंक्रीट और ईंट के मॉडल्स अपनाए, शायद हमने वहां भी एक गंभीर मिस्टेक करी है। क्या ये हम कुछ सीख ले सकते हैं अब, या ये अब बात बेमानी होगी ये सब कहना? नहीं, सीख तो ये बात है, ये आपकी बात में बिल्कुल होना वही चाहिए। टेरेन के अनुरूप कंस्ट्रक्शन होने चाहिए। भवन निर्माण यहाँ के टेरेन से के सदियों से रहने वाले लोगों का जो अनुभव जनित जो ज्ञान है उससे उससे उत्पन्न टेक्नोलॉजी का समावेश होना चाहिए था। लेकिन हमने एक एलियन टेक्नोलॉजी लिया है, आरसीसी की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कंक्रीट के जंगल हमने बसा दिए, और उसकी भी किस हद तक, मतलब कैरिंग कैपेसिटी एक बात में, धारिता एक बात टेरेन की होती है, संवेदनशील टेरेन है, हमने उसको भी कहीं संज्ञान नहीं लिया। तो हमने, और आगे भी दीपक, मेरा ये अनुभव है पिछले 20, 25, 30 साल से जो मेरा अध्ययन का अनुभव है,
ये केवल इस बात पर आप देख लीजिएगा, हमने जोशीमठ से कुछ नहीं सीखना है, जैसे हमने केदारनाथ से नहीं सीखा, जैसे हमने और पूर्व की घटनाओं से नहीं सीखा, हमने कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि निर्माण कार्यों में पैसा इन्वॉल्व होता है और पैसे में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। थोड़ी सी नाउम्मीदी ज़रूर झलक रही होगी, लेकिन ये कड़वा सत्य है। लेकिन एक सत्य ये भी है जो कि जियोलॉजिकल फैक्ट है कि जोशीमठ अब धंस रहा है और अभी तो ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति में हम खड़े हैं। लेकिन एक सवाल जो बड़ा है, मौजूद है, वो ये कि क्या पहाड़ों में विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ नहीं चल सकते? कई बार हम एक लकीर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सती सर से बातचीत करने के बाद, दूसरे एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद ये समझ आता है कि ऐसा नहीं है। अगर आप सही रहते, सही संवेदनशीलता को समझते हुए सही इकोसिस्टम में अगर काम करें तो पर्यावरण भी बचा रह सकता है और विकास भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सीख लेंगे जोशीमठ से, और जोशीमठ की परिणति क्या होगी, इस सब पर नजर रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सती आपका। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। ठगी का एक नया मामला सामने आया है। ठगों ने KFC के फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों की ठगी कर दी है। मामला इतना संगीन है कि फास्ट फूड चेन चलाने वाली कंपनी KFC ने लोगों को ठगों से बचने की सलाह दी है। इसके लिए कंपनी ने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन निकाला है। क्या है ये पूरा मामला और क्या कहना है कंपनी का, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा जुड़ चुके हैं। सुबोध, इस बार ठगी KFC की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर हुई है, हुआ क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो ठगी के मामले देखे गए हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों को ठगा गया है जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको लालच में फंसा करके ठगा गया है। जो 10-20 हज़ार रुपए की ठगी होती थी और मात्रा में होती थी। ये एक ऐसा मामला जो सामने आया है, ये ऐसे लोगों को ठगने का मामला आया है जो मिडिल हाई क्लास है, जिनकी जो कैपेसिटी है पैसा देने की वो लाखों करोड़ों में है। वही चीज़ों को भापते हुए इन ठगों ने डिटो जो KFC कंपनी है उसी के लोगो, उसका जो ट्रेडमार्क है, उसके इवन उसका जो एड्रेस वगैरह है, वेबसाइट है, डिटो उसको पूरा कॉपी करके उन्होंने वेबसाइट बनाई और अपने शिकार ढूंढे और ऐसे लोगों को उन्होंने ठगा है जिन लोगों ने लाखों में दिया है। इसमें आपको मैं बता दूं कि एक मामला पिछले साल का ही है। एक विक्टिम है जो पिछले साल उन्होंने तकरीबन 80 लाख रुपए तक जो है ठगों ने उनसे फ्रॉड कर लिए और वो सिर्फ इसी बात पे फ्रॉड किया गया है कि उनको KFC की फ्रेंचाइजी दी जाएगी। फ्रेंचाइजी के नाम पर पहले उनसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे पहले पैसे लिए गए, उसके बाद फिर उनको ये बताया गया कि आपको NOC देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लिया जाएगा। और उसके बाद फिर जब ये पैसा मिल गया, फिर जब पूरी तरह से जो महिला थी वो उनके उसमें आई, झांसे में आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके इधर फर्नीचर कैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो भी हमारी कंपनी डिसाइड करती है। वो फर्नीचर के नाम पे पैसा लिया। ऐसे करके लगभग 80 लाख के करीब उस महिला से उन्होंने जो ऐंठे। जब महिला समझ गई कि इतना देने के बाद भी उसे जब नहीं मिल रही है फ्रेंचाइजी, तब उसने संपर्क किया कंपनी से। इसी तरह का एक मामला हरिद्वार का भी है, वहां से भी करीब 9.5 लाख रुपए एक व्यक्ति से ऐंठे गए। इस तरह के मामले काफी समय से चले आ रहे थे, जिसके चलते जो KFC कंपनी है उसने इस तरह का अखबार में एडवर्टाइज दिया, विज्ञापन दिया कि इस तरह का उनके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सावधान रहने के लिए उन्होंने बोला। जी एग्जैक्टली और क्या कुछ इलैबोरेट किया है कंपनी ने अपने विज्ञापन में, सुबोध? देखिए, सबसे बड़ी बात है विज्ञापन में पहली ही शुरू की लाइन में जो KFC जो है विज्ञापन उसने दिया है, उसमें बोला है कि उसने इस तरह से कोई भी फ्रेंचाइजी देने का किसी से भी, पब्लिक से कोई भी कंसर्न नहीं किया है। इस तरह से फ्रेंचाइजी दी ही नहीं जाती है। इस बात को उन्होंने शुरू की 3 लाइन में बताया है कि इस तरह की कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी इस पे माना है और बताया है कि कुछ ठग जो हैं उनके लोगों को और उनके
जो वाटर मार्क है, ट्रेड मार्क है, इसका यूज करके लोगों को ठग रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहा जाए। इसके अलावा उन्होंने उस विज्ञापन में उन जो मेल आईडी हैं उनको भी प्रकाशित किया है जिन मेल आईडी के जरिए ज्यादातर लोगों को ठगा गया है। इसके बाद उन्होंने इसमें साफ तौर पे लोगों से संवाद करते हुए वो मेल आईडी भी दिया है जिसके जरिए जो ग्रीवियंस ऑफिसर @kfcindia.co.in करके इस तरह का जो मेल आईडी है वो दिया है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई इस तरह की शिकायत मिलती है या कोई भी इस तरह की चीजें आपके साथ होती है या किसी और के साथ आपको पता चलती है तो इस मेल आईडी पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी ठगी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी, आपको सावधान रहना पड़ेगा। जी शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है उन लोगों के लिए, खास तौर से जो बड़ी कंपनीज के, जो बड़ी फास्ट फूड चेन्स हैं, उनकी फ्रेंचाइजी के लिए आशान्वित रहते हैं कि उनको एक दिन मिलेगी, लेकिन इस तरह के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तो सतर्क रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बीच देश की राजधानी ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान सामान्य से काफी कम हो गया है आईएमडी के मुताबिक। हालांकि मौसम की ये बेरुखी अभी थमने वाली नहीं है। दिल्ली एनसीआर पर मौसम की बेरुखी से लोग परेशान हैं। राजधानी का तापमान 2.8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए परेशान करने वाली खबर यह है कि अगले 24 घंटे राजधानी को हड्डी कंपा देने वाली ठंड से राहत नहीं मिलेगी। यानी दिल्ली एनसीआर में 7 जनवरी तक मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसा नहीं है कि मौसम का बिगड़ा मिजाज सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित है। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के बठिंडा में ठंड के साथ कोहरा बढ़ गया है। कम विजिबिलिटी की वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। रात के समय लोग सड़क किनारे आग सेककर सर्दी से बचने की कोशिश करते दिखे। वहीं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज फिर से बर्फबारी होने की संभावना है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। कश्मीर में ठंड का भीषण प्रकोप जारी है। श्रीनगर में -6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। श्रीनगर में इस सीजन की सबसे सर्द-तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। -6.4 पारा था और इस वक्त आप देख सकते हैं डल झील पे कैसे ये परत जमी हुई है, कैसे ये कश्ती वाला जो है इस परत को तोड़ रहा है और जगह जगह पर डल झील जो है इसी तरह से जमा हुआ दिख रहा है। सैलानियों का हॉट स्पॉट कहे जाने वाले पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में ठंड का ये प्रकोप 31 जनवरी तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो थोड़ी चिंताएं बढ़ाती हैं और वो सेहत को लेकर हैं। बाहर कोल्ड अटैक चल रहा है, इधर लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी ठंड के चलते हार्ट अटैक की खबरें आ रही हैं। दरअसल ठंड का हार्ट अटैक से गहरा कनेक्शन है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ता है, कैसे बच सकते हैं, क्या सतर्कता बरतनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कोहराम मचा रखा है। दिल्ली में तो पारा 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर भारत के तमाम शहरों का है। कड़ाके की ठंड हार्ट के मरीजों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। शीतलहर से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कानपुर में पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 जनवरी से अब तक कानपुर में 50 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। दरअसल ठंड और हार्ट की बीमारी का गहरा कनेक्शन है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पहले से हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं उनमें ठंड के दौरान हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है।
ठंड की चपेट में वे लोग ज्यादा आ रहे हैं जो उम्र दराज हैं और हार्ट के अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसके चलते नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की आशंका रहती है। खासकर सोते समय बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल भी इस दौरान कम हो जाता है। ठंड के दिनों में दिल को इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में दिल का प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनमें हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। इसी के चलते ओपीडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अधिक आ रही है। शीतलहर के दौरान हार्ट के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह घना कोहरा और एयर पोल्यूशन होता है। वहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो शरीर से पसीना भी नहीं निकलता। इससे बॉडी में पानी की अधिकता हो जाती है। बॉडी में पानी का लेवल बढ़ने से ये फेफड़ों में जाकर जमा हो जाता है। इससे भी हार्ट की एक्टिविटी प्रभावित होती है। इसके अलावा हार्ट की मजबूती के लिए धूप का सेवन जरूरी है। इससे हार्ट को विटामिन डी की खुराक मिलती है। ये खुराक शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है। ब्लड प्रेशर के काबू में रहने से हाइपरटेंशन की समस्या नहीं होती और हार्ट बीट ठीक से काम करता है। लेकिन शीतलहर के दौरान हमारा शरीर धूप के संपर्क में नहीं होता। ठंड के चलते बॉडी में बीपी की गतिविधियां नियमित नहीं रह पाती और इसका सीधा असर हार्ट पर पड़ता है। ठंड में दिल और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए जब भी घर से बाहर निकलें तो कान को बांध कर रखें, हाथों में दस्ताने पहने, पैर नंगे न रखें, मोजे पहनकर रखें। खाने में खासकर तला भुना खाना कम खाएं, साथ ही शराब का सेवन न करें। वहीं ज्यादा पानी न पिएं और प्यास लगने पर रुक रुक कर पानी पिएं ताकि ठंड के दौरान भी आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए कुछ ऑटो वर्ल्ड की खबरें ले लेते हैं। मर्सिडीज बेंज ने नए E534 मैटिक प्लस कैब्रियोले को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1,30,00,000 रुपए रखी गई। 2 दरवाजों वाली सॉफ्ट टॉप ई क्लास पहले से ही बिक्री पर मौजूद E53 सेडान के साथ बहुत कुछ साझा करती है। दूसरे जो AMG मॉडल्स की तरह ही E53 में भी ट्रेडमार्क पैनामेरिकाना ग्रिल के साथ ही LED हेडलैम्प्स और एक एग्रेसिव बम्पर दिया गया है और इस बीच पिछला बम्पर इसके सेडान मॉडल के समान ही दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें 3.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसे 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। और मर्सिडीज बेंज की इस नई कार और कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD और CEO संतोष अय्यर से खास बातचीत की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। E-Cabriolet in AMG version हमने आज लॉन्च किया है in Delhi. This car is around 1.3 crores and similarly we will be launching 9 more cars for this year. हमने ये देखा कि लास्ट ईयर के सेल में जो बिगेस्ट ग्रोथ था वो 1 करोड़ की ऊपर की गाड़ियों पे था. It was so 22% of our sales was cars more than 1 crore and that segment grew by 69%. So पूरी फोकस हमारी यही रहेगी कि कैसे हम इस सेगमेंट को और ग्रो करें. 1 करोड़ के ऊपर के कस्टमर को क्या तरीके की कस्टमर एक्सपीरियंस दे, हाउ डू वी चेंज certain practices from some customer service and pre-owned cars. So that's a clear focus for 2023. Top end vehicle हम यहाँ पे ज़्यादा growth देख रहे हैं. So majority of the 10 cars will be top end vehicles. That means more than 1 crore. But on the volume side, we also have the GLC. तो करंट GLC पूरी बिक चुकी है, अभी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है. तो नई GLC आएगी जुलाई of this year. So that's the one big volume product, and then of course we will keep exciting with different powertrains, different car lines, and as I said, और 9 गाड़ियों की launch pending है for this year. और आइए अब देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े 10 अपडेट्स के बारे में। Redmi Note 12 5G सीरीज से लेकर प्लेफिट की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ खास। Redmi ने इंडिया में लॉन्च की अपनी Note 12 सीरीज। बता दें कि इस सीरीज में तीनों स्मार्टफोन्स 5G हैं। इसमें Note 12, Note 12 Pro और Note 12 Pro Plus लॉन्च किए गए हैं।
तीनों स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। Redmi Note 12 में Snapdragon 4 Gen 1 SoC और 5000 mAh की दमदार बैटरी है। वहीं Note 12 Pro की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी है और सुपर iOS जैसे फीचर्स भी हैं। Pro Plus की बात करें तो इसमें मैसिव 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, साथ ही इसमें 4980 mAh की बैटरी भी मिलेगी। प्लेफिट ने लॉन्च की अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच प्लेफिट डायल 3। 1.8 इंच डिस्प्ले वाली ये स्मार्ट वॉच 100 प्लस फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स के साथ आती है। इसमें यूजर्स को ब्लूटूथ कॉलिंग, इंटीग्रेटेड वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। IP67 रेटिंग के साथ आने वाली ये स्मार्ट वॉच कंपनी के मुताबिक एक सिंगल चार्ज में 5 दिन तक चल सकती है। CES 2023 में इंटेल ने अनाउंस किए अपने 13th जेन इंटेल कोर मोबाइल प्रोसेसर्स। इस इवेंट में इंटेल ने अपना नया फ्लैगशिप इंटेल कोर i9 13980HX प्रोसेसर भी लॉन्च किया, जो कंपनी के मुताबिक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर है और साथ ही ये पहला 24 कोर वाला प्रोसेसर भी है। इन प्रोसेसर्स के फीचर्स की बात करें तो 5.6 गीगाहर्ट्ज टर्बो फ्रीक्वेंसी, थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट, इंटेल किलर वाईफाई 6E और ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज जैसे कई फीचर्स इसमें यूजर्स को मिलेंगे। गूगल ने Android 13 पर रन करने वाले पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए रोल आउट करना शुरू किया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। इस अपडेट में बग फिक्सेस, डिस्प्ले, ग्राफिक, बायोमेट्रिक एनहांसमेंट्स के साथ स्टैटिक स्पेशल ऑडियो सपोर्ट जैसे फीचर्स रिलीज किए जाएंगे। सैमसंग ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी F04। MediaTek Helio P35 SoC, 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले से लैस ये स्मार्टफोन ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ इसमें यूजर्स को 5000 mAh की दमदार बैटरी भी मिलेगी और 2 कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। WhatsApp पर Android यूजर्स के लिए जल्द आ सकता है चैट ट्रांसफर फीचर। इस फीचर से यूजर्स बिना गूगल बैकअप के डायरेक्टली नए फोन में चैट्स को ट्रांसफर कर सकेंगे। WA बीटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर टेस्टिंग मोड में है, पर फ्यूचर अपडेट में ये सबके लिए आ सकता है। चाइना में लॉन्च हुआ OnePlus 11। 6.7 इंच 2K 120 हर्ट्ज कर्व डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC और ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप विद हैसलब्लैड ऑप्टिमाइजेशन से लैस ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ इसमें 100 वॉट फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। OnePlus ने स्मार्टफोन के साथ एक ईयरबड्स भी लॉन्च किए हैं, OnePlus Buds Pro 2। नॉइस कैंसिलेशन, डॉल्बी एटमॉस, स्पेशल ऑडियो सपोर्ट जैसे फीचर्स से लैस ये बड्स ड्यूअल ड्राइवर्स के साथ लॉन्च किए गए हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग ये बड्स 39 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। iOS यूजर्स के लिए ट्विटर पर आएगा नया एडवांस्ड सर्च फीचर। इससे यूजर्स स्पेसिफिक ट्वीट्स और प्रोफाइल्स, डेट, यूजर रिट्वीट काउंट्स के बेसिस पर सर्च कर सकेंगे। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेब पर ये ऑप्शन अवेलेबल है, पर मोबाइल पे ये फीचर मिसिंग था और जल्द ही यूजर्स के लिए आ सकता है। CES 2023 में AMD ने लॉन्च किए अपने पावरफुल Ryzen 7000 और Radeon 7000 सीरीज मोबाइल प्रोसेसर्स। ये प्रोसेसर्स लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स दोनों के लिए लॉन्च किए गए हैं। 16 कोर्स, 32 थ्रेड्स, Zen 4 आर्किटेक्चर से लैस ये प्रोसेसर्स 5nm टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किए गए हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी 10 खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई, जिसके चलते ये गिरावट आई। सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा फिसलकर 60,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 132 अंक टूटकर 17,859 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 420 अंकों की गिरावट देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन बता रही है नुपुर।
बिल्कुल सही कहा आपने। मार्केट में आज बिकवाली का दिन था, काफ़ी कमज़ोर आज हमने देखा मार्केट्स को। तीनों इंडिसेस पे ग्लोबल संकेत भी आज कमज़ोर थे। डाउ, नैस्डैक और S&P में भी करीबन 1 से 1.5% की गिरावट कल हमने देखी थी। वैसा ही कुछ मुड़ माहौल आज हमारे बाजार में भी था। तीनों इंडिसेस पे करीबन 4% की गिरावट आज हमने देखी और रिकवरी के संकेत हालांकि कहीं नज़र नहीं आए। दिन के दौरान भी रिकवरी नहीं थी और उसी मोमेंटम पे आज मार्केट पूरे दिन ट्रेड करता हुआ दिखा। गेनर्स की बात करें तो आज FMCG ब्रिटानिया सबसे ऊपर था, 1% की बढ़त वहाँ पे नजर आएगी आपको। महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और ONGC ने आज थोड़ा भार संभाल रखा था। गेनर्स की लिस्ट आती है तो लूजर्स में सबसे ज़्यादा अगर बिकवाली नजर आई तो वो JSW स्टील, करीबन 3-3.25% की बिकवाली वहाँ पर थी। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी के नतीजे आने वाले सोमवार के दिन, उसके पहले हमने इस स्टॉक पे रिएक्शन देखा। इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व भी आज बिकवाली की तरफ ही नजर रहे। स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो BF इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टिंग मूव था। आज 8% की गिरावट स्टॉक में नजर आई थी। सिगाची, गति और गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी आज मोमेंटम था। सिगाची में इंटरेस्टिंगली करीबन 20% की बढ़त थी। गति देखें तो सडन स्पाइक स्टॉक में आया था, 12 से 13% का उछाल था। गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी करीबन 5% की बढ़त आज नजर आई। ब्रॉडर मार्केट की भी सिचुएशन सेम थी। जो बड़े इंडिसेस में मूवमेंट चल रहा था वैसा ही कुछ आज ब्रॉडर मार्केट में भी था। और वहाँ की अगर टॉप गेनर्स की लिस्ट निकाले तो IDBI बैंक, KPIT और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर और रेडिकोन खेतान जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज हमने खरीदारी देखी। करीबन 5 से 7.5%, 8% की बढ़त आपको इन स्टॉक्स में आज नजर आई। लूजर्स की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, CCL प्रोडक्ट्स और प्रिज्म जॉनसन ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज बिकवाली का सिलसिला था। 4 से 5.5% की गिरावट इन स्टॉक्स में नजर आई। अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार की तरफ से, चाहे वो मैक्रो इवेंट्स हो या फिर अर्निंग्स, क्योंकि सोमवार से TCS के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और IT स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। तो एक मुड़ माहौल यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। ऑल इन ऑल आज के दिन हमने बाजार में कमजोरी देखी और गिरावट के साथ बंद होते नजर आए हमें सारे के सारे इंडिसेस। शुक्रिया अनुपुर। मिनिमम गारंटीड रिटर्न स्कीम PFRDA बोर्ड अप्रूवल के पास है। मिनिमम गारंटीड रिटर्न स्कीम अगले 4 महीनों के भीतर लॉन्च हो सकती है। मिनिमम गारंटीड स्कीम समेत PFRD की दूसरी योजनाओं को लेकर PFRD चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय से खास बातचीत की हमारी संवाददाता एकता सूरी ने। जी बिजनेस सर, हमारे साथ है PFRDA चेयरमैन श्री बंदोपाध्याय जी। सर वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म। सर पहला सवाल मेरा ये होगा कि मिनिमम रिटर्न गारंटीड स्कीम्स जो हैं वो आप कब तक लॉन्च कर रहे हैं? दिस हैज गॉन फॉर बोर्ड अप्रूवल एंड आई थिंक इन अनदर 7 to 10 days ये बोर्ड अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सिस्टम डेवलपमेंट का ज़रूरी है, वो 3-4 महीने में आ जाएगा। तो सेफली यू कैन से दैट अनदर 4 months इट विल बी लॉन्च्ड। तो सर जब ये लॉन्च होगा तो क्या इन्वेस्टर्स को, फंड मैनेजर्स को ये मिनिमम रिटर्न पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? ऑब्वियसली जहाँ भी इस तरह का स्कीम है उसमें, बिकॉज अब देखिए फंड मैनेजर भी वो रिस्क ले रहे हैं और अगर मिनिमम गारंटी से ज़्यादा रिटर्न वो ला पाएँ तो उसका अपसाइड पूरा कस्टमर के पास जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि फंड मैनेजर को जो नॉर्मल फ़ी हैं उसके ऊपर और भी थोड़ा चार्ज दिया जाए फॉर गारंटी, प्रोवाइडिंग दिस गारंटी। क्योंकि अगर वो गारंटी नहीं दे पाए नॉर्मल कोर्स ऑफ रिटर्न से, वो पैसा उनको बियर करना पड़ेगा, वो लॉस उनको बियर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फॉर डूइंग दैट आपको उनको भी थोड़ा कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। तो सर आपने कोई इसके लिए फंड मैनेजर्स अभी तक चुने हैं? नहीं, हमारे जो सारे 10 फंड मैनेजर हैं उनको बोला गया तैयार रहने के लिए और उनके साथ ऑलरेडी जब ये प्रोडक्ट बन रहा था, कंस्ट्रक्शन स्टेज में था, तभी हम लोग को कम से कम 3 से 4 बार इंटरेक्शन हुआ। उन लोग का भी फीडबैक लिया गया ये स्कीम फॉर्मुलेट करने के टाइम में। तो डिस्कशंस हो चुका है। उन लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें आ रहा है और उस हिसाब से होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान की आर्थिक हालात दिनों दिन खराब होती जा रही हैं। पाकिस्तान के पास आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार बेहद कम बचा है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े देशों के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही।
पाकिस्तान के लिए साल जरूर बदला है, लेकिन हालात नहीं। 2023 में भी पाकिस्तान पिछले साल की तरह ही भुखमरी और बेरोजगारी के हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट कितना विकट है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि पाकिस्तान वॉशिंगटन में अपना दूतावास बेच रहा है। ईंधन की बचत के लिए शॉपिंग मॉल, शादी के हॉल, रेस्तरां और बाजारों को जल्दी बंद करने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तान की बदहाली का ये वीडियो देखिए। इस्लामाबाद के स्टेडियम का ये वीडियो वहां की बर्बाद इकोनॉमी का सबूत दे रहा है। पाकिस्तान में पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा हुई। करीब 1150 सीट के लिए 30,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। मजबूर होकर किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि स्टेडियम में एग्जाम लिया गया। पाकिस्तान में महंगाई भी चरम पर है। दिसंबर में रिकॉर्ड 24.5% महंगाई दर्ज की गई। यहाँ डीजल करीब 228 रुपए और पेट्रोल करीब 215 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मिट्टी का तेल 172 रुपए लीटर बिक रहा है। यहाँ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10,000 रुपए पहुँचने से जनता के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग प्लास्टिक की थैली में गैस खरीदने को मजबूर हैं। प्लास्टिक थैली में एलपीजी गैस 500 से 900 रुपए तक में मिल रही है। जानकारों का कहना है कि 2023 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में पाकिस्तान की वित्तीय हालत और खराब हो सकती है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अब आईएमएफ से मिलने वाला लोन है, पर इस लोन की किश्त जारी करने के लिए आईएमएफ पिछले महीने से ही इनकार कर रहा है। इस बीच इमरान खान का ऐलान पूरे पाकिस्तान में हेडलाइंस बन चुका है। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान बहुत जल्द दिवालिया हो सकता है। मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से जल्द लोन लेना चाहिए और अगले 6 महीने तक रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ेगी। इमरान खान का दावा है कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान की मुसीबतें 4 गुना बढ़ेंगी। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान को इससे बुरी खबर किसी और ने नहीं दी, यानी 2023 में भी इस्लामाबाद में बवाल और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित चौकियों पर चीन ने एक बार फिर दावा करने के साथ ही सैन्यकरण का प्रयास शुरू कर दिया है। चीन के भड़काऊ कदमों को लेकर अमेरिका ने गंभीर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि चीन के इस प्रयास से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का खतरा है। अमेरिका ने कहा है कि चीन गैर कानूनी ढंग से दक्षिण चीन सागर में अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन ने दक्षिण चीन सागर पर दावों को लेकर कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किया है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।